चलिए दोस्तों, हमने जो है लास्ट लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था मॉड्यूल का। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और इस चैप्टर के अंदर ये दो ही क्वेश्चन है, आप मान के चलिए, इससे ज़्यादा तो यहाँ पे आईसीए मॉड्यूल में है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आरटीपी एमटीपी में देख लेंगे, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो देख लेंगे। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे हम आपके पास में क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि कंसिडर करिए पोर्टफोलियो। ठीक है, और पोर्टफोलियो के अंदर क्या कंसिस्ट करता है? तो कहता है कंसिस्ट करता है यहाँ पे आपके पास में 200 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो है मतलब कि मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, मल्टीपल कंपनीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने टाटा के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने अदानी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैंने किसी मोटर कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्ट कर रखा है, तो मल्टीपल जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मैं इसे कह दूंगा कि ये पोर्टफोलियो है मेरा बेसिकली। ठीक है, और पोर्टफोलियो के अंदर मैं कहूँगा कि भाई मैंने 2 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट है, 5 लाख यहाँ पे और 3 लाख यहाँ पे, तो टोटल जो है कुल मिला के जितना भी आपके पास में अमाउंट हुआ, मैं कहूँगा कि मेरा पोर्टफोलियो इतना है। तो वैसे ही यहाँ पे दे रखा है कि भाई पोर्टफोलियो है, और पोर्टफोलियो के अंदर कंसिस्ट क्या करता है? कहता है 200 लाख रुपीज़ है आपके पास में XYZ के अंदर। XYZ के अंदर हमने 200 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखा है शेयर्स के अंदर बेसिकली। और दूसरी एक और कंपनी है ABC लिमिटेड, और ABC लिमिटेड के अंदर 200 लाख रुपीज़ हमने इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो दो तरह के शेयर्स के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एक है XYZ लिमिटेड कंपनी के अंदर और एक है ABC के अंदर। 200 लाख रुपए हमने जो है इन्वेस्ट कर रखे हैं, और ये हमारा कुल मिला के पोर्टफोलियो है। तो हमने दो कंपनी में ही बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। मल्टीपल भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे दो कंपनी है। ठीक है, एग्जाम में 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। ठीक है, कहते हैं डेली स्टैंडर्ड डिवीजन जो है, यहाँ पे ध्यान रहे सर, डेली दे रखा है। डेली का मतलब डे 1 का। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल देखा, वहाँ पे भी 1 डे का स्टैंडर्ड डिवीजन दिया था, आपको पता ही है। यहाँ पे भी 1 डे का है। डेली मतलब कि एक दिन का स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, तो ये डेली पे थोड़ा फोकस रखिएगा। ठीक है, डे 1 का आपको दे रखा है। कहता है डे 1 का स्टैंडर्ड डिवीजन आपको दे रखा है। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है सर? कहते हैं वो 1% है। 1% है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो 1% है। मतलब कि XYZ के अंदर अगर मैं देखूँ कि स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, तो 200 इंटू 200 लाख रुपीज़ रुपीज़ है, इंटू 1% करेंगे, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। उसी तरीके से ABC लिमिटेड का निकालना चाहे तो 200 लाख रुपीज़ इंटू 1% करिए, तो ABC का स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास में कह सकते हैं कि बाय स्ट्रेंज आपके पास में कह सकते हैं कि दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है, इसलिए दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन का अमाउंट भी सेम आएगा। कहते हैं 200 लाख लिखा मैंने कैलकुलेटर में, और इंटू 1% करूँगा, तो 2 लाख रुपीज़ आ रहा है। 2 लाख रुपीज़ जो है वो XYZ लिमिटेड का है। वहीं पे यहाँ पे ABC का भी स्टैंडर्ड डिवीजन उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट सेम है हमारे पास में। इन्वेस्टमेंट हमारे पास में सेम है। ठीक है, हो सकता है कि दोनों का अलग अलग अमाउंट हो तो दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन अलग आता, लेकिन यहाँ पे दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है, इसलिए आपको एक कह सकते हैं कोइंसिडेंस आपके पास में कि दोनों के अंदर स्टैंडर्ड डिवीजन 2 लाख आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन आपको दे रखा है। ठीक है, बोथ द कंपनी कहता है कि वो 0.3 है। ठीक है, और कहता है कि आपको रिक्वायर क्या है, आपको निकालना क्या है? कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन 10 डेज का। ठीक है, 10 डेज का आपको वैल्यू एट रिस्क निकालना है, वार। ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम VAR कहते हैं, वार। ठीक है, वैल्यू एट रिस्क निकालना है फॉर पोर्टफोलियो, पूरे पोर्टफोलियो का निकालना है। मतलब कि दोनों कंपनी को कंसिडर करते हुए मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा 10 दिन का। 10 दिन यहाँ पे दे रखे, 10 दिन का मैक्सिमम लॉस कितना होगा एट द 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जी, ये नोटबुक नहीं थी हमारी, ये रही। कहते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने जा रहे थे। पहले तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है वो लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ऑलवेज यही आप जो है यहाँ पे हैबिट रखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या है शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेंगे, जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में जो है स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है 1%, और हमने वो निकाल भी लिया। 2 लाख रुपीज़ आ रहा है। दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, इसलिए दोनों का 2 लाख ही आ रहा है आपके पास में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँ कि स्टैंडर्ड डिवीजन आपको दे रखा है,
और हालांकि यहाँ पे दो कंपनी है, स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों का अलग अलग निकलेगा। तो मैं यहाँ पे याद करने के लिए, यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए इस तरीके से लिखूंगा कि स्टैंडर्ड डिवीजन XYZ लिमिटेड का, ठीक है। और अच्छा ये एक दिन का है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन 1 डे, ठीक है, 1 डे आपके पास में, और XYZ लिमिटेड का, ठीक है, XYZ लिमिटेड का कितना है सर, ₹2 लाख, ₹2 लाख, ठीक है। कोइंसिडेंटली आपके पास में स्टैंडर्ड डिवीजन जो है 1 डे का ABC लिमिटेड का भी सेम आ रहा है, ABC लिमिटेड का भी सेम आ रहा है ₹2 लाख, क्योंकि दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट सेम है। स्टैंडर्ड डिवीजन का परसेंटेज 1% दोनों के लिए है, तो ₹2 लाख यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। कोएफिशिएंट को रिलेशन आपको दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन, जिसे हम आर भी कह सकते हैं आपके पास में, ठीक है, आर। और आर के नीचे हम लिखते हैं कि किस किस कंपनी के रिलेशन में ये आपको आंसर दे रखा है। आंसर क्या है, 0.3। तो ये जो 0.3 आप देख रहे हैं, ये किन कंपनियों के रिलेशन में है। तो ऑब्वियसली जितनी भी कंपनी, उन रिलेशन को कोएफिशिएंट को रिलेशन कहते हैं, कि इन सब को मिला के इनका रिलेशन क्या बन रहा है। तो कहते हैं कि हम इस तरीके से इसे लिखते हैं कि XYZ लिमिटेड और साथ ही साथ ABC लिमिटेड। तो इस तरीके से लिखा जाता है कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन, मतलब कि आर XYZ लिमिटेड और ABC लिमिटेड का रिलेशन दिखाना चाह रहे हैं, और वो रिलेशन आपके पास में बन रहा है 0.3, ठीक है, ओके। इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस आपको डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि वैल्यू एट रिस्क आपको 10 दिन के हिसाब से निकालना है। तो वैल्यू एट रिस्क आपको 10 दिन के हिसाब से निकालना है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैल्यू एट रिस्क आपके पास में 10 दिन का, 10 डेज, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि वैल्यू एट रिस्क 10 दिन का नहीं निकालना है, वैल्यू एट रिस्क फॉर पोर्टफोलियो, पूरे पोर्टफोलियो का निकालना है, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वैल्यू एट रिस्क, ठीक है, 10 डेज का, वैल्यू एट रिस्क 10 डेज का, 10 डेज। साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा पी का मतलब पोर्टफोलियो। तो वार 10 डेज का निकाला जा रहा है पी के साथ, मतलब कि पोर्टफोलियो के साथ, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, जेड स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन। तो फॉर्मूला में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क ये यहाँ पे पड़ता है कि क्वेश्चन ने किस तरीके से इन्फॉर्मेशन पूछी है, ठीक है। तो कहता है जेड स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन, SD भी लिख सकते हैं, या फिर आप साइन भी दिखा सकते हैं इस तरीके का, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारी चीज़ें बता दी है, तो साइन दिखा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन भी 10 दिन का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वार जो है वो 10 डेज़ का निकालने के लिए कहा है, तो यहाँ पे भी 10 दिन का लेंगे। और ध्यान रहे, इस बार पूरे पोर्टफोलियो का निकालना है, ठीक है। दो या फिर दो से ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए पूरे पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट जानने के लिए कहा है, इसलिए पी लिखेंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो, पूरे पोर्टफोलियो का हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो पूरे पोर्टफोलियो के लिए आपके पास में है, ठीक है जी। तो पी है। तो कहते हैं पूरे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन मुझे 10 दिन का चाहिए। क्या एक दिन का पूरे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है? आंसर इज नो। कहते हैं एक एक कंपनी का स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है, पूरे पोर्टफोलियो का नहीं है सबसे पहले, और वो भी एक एक दिन का है। 10 दिन में तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। प्लस जेड स्कोर के लिए 99% उसने दिया है, 99% ही था, एक बार के लिए कंफर्म कर लेते हैं। 99% मतलब कि आप अगर टेबल में देखेंगे तो टेबल में वो 2.33 आएगा, ठीक है। 99% है, आंसर इज यस। कॉन्फिडेंस लेवल 99% है, और 99% टेबल के हिसाब से। वैसे तो एग्जाम में तो यहीं पे क्वेश्चन के साथ ही देंगे, ठीक है, वो याद रखने वाली चीज़ें नहीं होती, लेकिन 99%, 90% और 95%, ये तीन चीज़ें ऑलवेज याद होनी ज़रूरी है, ठीक है। बाई चांस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये तीन चीज़ों में से तो आपको याद होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें कोई भी याद नहीं रखनी है, वो क्वेश्चन ऑलवेज बताएगा। यहाँ पे भी आपको बताएगा, बस ये तो मैं एक रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए बता रहा हूँ। तो जेड स्कोर क्वेश्चन में ही दिया होगा, इस क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि ICA मॉड्यूल का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में वो दिया रहता है। तो जेड स्कोर 99% पे 2.33 इसका आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है।
स्टैंडर्ड डिवीजन 10 दिन का लेना है और पोर्टफोलियो पूरे पोर्टफोलियो का चाहिए। कैसे निकालेंगे? बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिवीजन जो है 10 दिन का फॉर्मूला क्या होता है सर? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 डे इनटू रूट के अंदर 10। मैंने एग्जांपल के साथ सिखा दिया यहाँ पे भी, ठीक है, कि अगर मुझे 10 दिन का स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए तो इसके लिए आपको सिंपल करना होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन 1 दिन का लीजिए और इनटू करिए 10, और 10 ध्यान रहे रूट के अंदर होना चाहिए। तो बस यहाँ पे भी मैं वही कर देता हूँ। ये बस यहाँ पे पी तो साथ में रखिए, उसको बाद में सोल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 10 दिन है, उसे मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूँ, सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। कहते हैं कि 1 डे का स्टैंडर्ड डिवीजन लीजिए, ठीक है, और हालांकि हम यहाँ पे पूरे पोर्टफोलियो का है तो पूरे पोर्टफोलियो का लेंगे और इनटू कर देंगे रूट के अंदर जितने भी डेज है, ठीक है, 10 दिन है, 15 दिन है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो मैं रूट के अंदर 10 लिख देता हूँ, ठीक है, रूट के अंदर आपके पास में 10, खत्म, ठीक है जी, रूट के अंदर आपके पास में 10, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ हो गई। अब मुझे सिंपली एक ही चीज़ पता चल जाए तो ये क्वेश्चन ख़त्म। कौन सी चीज़? कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे चाहिए आपके पास में एक दिन का, लेकिन पूरे पोर्टफोलियो का चाहिए, किसी एक कंपनी का नहीं। अगर किसी एक कंपनी का चाहिए होता तो ये तो आपके पास में ऑलरेडी है, देखिए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। मुझे पूरे पोर्टफोलियो का चाहिए। पूरे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए आपके पास में वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको ऑलरेडी पढ़ाया होगा, आपने लेक्चर में पढ़ रखा होगा। ये तो ICM मॉड्यूल बैच है। यहाँ पे मेरा काम है सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करवाना, कंसेप्ट आप पढ़ के आए ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है पोर्टफोलियो का, पूरे पोर्टफोलियो का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो नहीं है, किसी एक ही जगह इन्वेस्टमेंट है, तो आपके पास में ऑलरेडी आंसर है। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा था आगे का, तो वहाँ पे एक ही जगह इन्वेस्टमेंट था, एक दिन का स्टैंडर्ड डिवीजन 4 लाख रुपए, हमने 4 लाख रुपए डाल दिए। यहाँ पे देखिए 4 लाख रुपए डाल दिए थे। लेकिन पूरे पोर्टफोलियो का, पूरे पोर्टफोलियो मतलब कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा जगह पे इन्वेस्टमेंट है आपके पास में, तो पूरे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने तब फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 डे का मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन पूरे पोर्टफोलियो का, इसलिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है। एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, वो अप्लाई करूँगा, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, यहाँ पे आपको वो पता ही होगा कि आपके पास में आपने चीज़ें पढ़ रखी होगी कि आपको a+b², ठीक है, a+b², इसे आप बाइफरकेट करते थे, इसे आप सोल्व करते थे, तो कैसे सोल्व करते थे? कहते हैं कि सर a² करेंगे प्लस b² करेंगे और प्लस 2ab, इस तरीके का कोई फॉर्मूला आपके पास में बचपन में रहता था। बिल्कुल इसी पे बेस यही आपके पास में यहाँ पे बनेगा। कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास में सेम आपकी कैलकुलेशन रहेगी कि a² b² और 2ab करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन में ऐसा ही करना है आपके पास में। कहते हैं कि देखिए a मतलब कि मान लेता हूँ XYZ और b मान लेता हूँ ABC, ठीक है। a मान लिया मैंने XYZ और b मान लिया ABC, तो बस a की जगह XYZ लिखूंगा, b की जगह ABC लिखूंगा, काम खत्म। तो a की जगह XYZ मतलब कि स्टैंडर्ड डिवीजन XYZ लिखूंगा, तो मुझे a की जगह स्टैंडर्ड डिवीजन XYZ लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? a² मतलब कि स्टैंडर्ड डिवीजन XYZ का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिवीजन SD, ठीक है, XYZ का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया स्क्वायर। लो जी, इसमें मैंने ऐड कर दिया, इसमें मैंने ऐड कर दिया b² करना है। b को मैंने क्या माना है? स्टैंडर्ड डिवीजन ABC, तो मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड डिवीजन ABC, स्टैंडर्ड डिवीजन ABC, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन ABC, और उसका स्क्वायर करना है, b² है तो b², ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a मतलब कि आपके पास में स्टैंडर्ड डिवीजन x, स्टैंडर्ड डिवीजन XYZ कंपनी है, XYZ मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड डिवीजन ABC। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखनी है, वो है R। बस एक चीज़ आपको, बचपन में इतना इतना था फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। बस हम स्टैंडर्ड डिवीजन जब पोर्टफोलियो का निकालते हैं तो एक चीज़ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करनी है, वो है R। R का मतलब मैंने अभी अभी बताया, कोरिलेशन आपके पास में, ठीक है। R का मतलब कोरिलेशन, कोएफिशिएंट आपके पास में 0.3 है, वही आपको पुट करना है बस, ठीक है। तो ये आप
डिटेल में पढ़े होंगे, यहाँ पे मैं डिटेल में ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस मैंने याद करवाने के लिए ये फॉर्मूला याद करवा दिया। बाकी आप अपने लेक्चर में डिटेल में पढ़े होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व करवाता हूँ आपके पास में क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन XYZ का कितना है, 2 लाख रुपये। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ है, लेकिन मैं लास्ट में लाख रुपीज़ लिख दूंगा। यहाँ पे 2 लाख इस तरीके से नहीं, 2 लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट में हम लाख रुपीज़ लिख देंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन XYZ का 2 है, उसे स्क्वायर करना है जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा है, फिर प्लस करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन ABC का भी 2 लाख ही है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, उसका भी स्क्वायर करना है, प्लस कहते हैं 2 मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ XYZ वो तो 2 है आपके पास में, ठीक है, 2 लाख रुपए। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ABC वो भी 2 लाख रुपए है, ठीक है। और इनटू आपको करना है आर कितना था, ऑलरेडी क्वेश्चन नहीं दे रखा, और ऑलवेज क्वेश्चन नहीं दे रखा होता है, हमें कोई कैलकुलेट नहीं करना है। 0.3 ऑलवेज क्वेश्चन में होगा आपके पास में, तो 0.3 आपके पास में, लो जी 0.3। तो सॉल्व करिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो कहता है ये 4 और आपके पास में यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 0.3 इंटू आपके पास में 4 इंटू आपके पास में 1 मिनट, तो आपके पास में ये आ जाएगा 10.4। ये आपके पास में आ जाएगा 10.4। बस अब एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ानी है। कहते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन, मैंने अभी अभी लास्ट लेक्चर में आपको एक चीज़ पढ़ाई कि स्टैंडर्ड डिवीजन का अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो निकलता है वेरियांस से, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया 2, आपके पास में जो मैंने बचपन के हिसाब से आपको फॉर्मूला मैच करवाया कि A² + B² + 2AB, ये आपके पास में जो निकलता है वो वेरियांस का फॉर्मूला है। मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको एग्जाम्पल के अंदर पढ़ा है, ये ऊपर वाले एग्जाम्पल के वीडियो के अंदर पढ़ा है कि स्टैंडर्ड डिवीजन का अपना कोई फॉर्मूला नहीं, वो वेरियांस से निकलता है। तो वेरियांस का जो फॉर्मूला होता है, वेरियांस आप जैसे ही निकालते हैं उसे रूट में ले लीजिए, मतलब कि एग्जैक्ट फॉर्मूला इस तरीके का है। एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है वो आपका इस तरीके का है कि आपको रूट के अंदर ये पूरे का पूरा फॉर्मूला लिखना है। आपको जो है रूट के अंदर ये पूरे का पूरा फॉर्मूला इस तरीके से लिखना है, ये रूट के अंदर सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। ये आपके पास में रूट के अंदर पूरी की पूरी चीज़ें आ जाएगी, बस। तो ये जो फॉर्मूला था AX² + B² + 2AB और इंटू आर करना भूलना नहीं है, रिलेशन कोरिलेशन। तो कहते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो वेरियांस का है। ये आपने जो 10.4 निकाला वो वेरियांस है, स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है। स्टैंडर्ड डिवीजन करने निकालने के लिए सिंपली इसे रूट में ले लेना है, कैलकुलेटर के अंदर रूट प्रेस करिए, आपके पास में स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। तो 10.4 ये आप 11th-12th में पढ़े होंगे इस तरीके का स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस, और यहाँ पे भी आप पढ़ते हैं। 10.4 को रूट के अंदर ले लेते, कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे रूट का साइन, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 3. मैं 4 डेसिमल ले लेता हूँ, 2249, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास में ये आंसर आ गया। ओके सर, तो ये जैसे ही आंसर आता है बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास में थी। बस स्टैंडर्ड डिवीजन 1 डे का आपके पास में नहीं था, जो हमें मिल गया, ठीक है, पोर्टफोलियो वाला। तो कहते हैं 2.33 ये तो हमारे पास में है, बस जो चीज़ चाहिए थी वो हमने निकाल ली है। कहते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन 1 डे का पोर्टफोलियो 3.2249, 3.2249, और मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास में 10 डेज़ का लेना था, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रूट के अंदर 10, ठीक है। तो कहते हैं 3.2249 इंटू 2.33 इज इक्वल टू आपके पास में, और 10 आपके पास में आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास में ₹23.76 लाख, ठीक है, 23.76 लाख रुपीज़। एक बार के लिए सॉल्यूशन से मैच कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके का यहाँ पे आंसर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करा है, बेसिकली वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन इन लोगों ने फॉर्मूला नहीं लिखा, हमें एग्ज़ाम के अंदर फॉर्मूला लिखना है, ध्यान रहे। एग्ज़ाम के अंदर मैंने जैसे फॉर्मूला लिखा है, आप एग्ज़ाम के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला इन लोगों ने नहीं लिखा है, लेकिन हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इस तरीके से पूरे का पूरा फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इन लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई करा है, और 10.4
जो कि हमारा भी आंसर आया था वही आंसर आपके पास में आया। ये 10.4 मैंने कहा कि सर स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं आया, ये वेरियांस आया। स्टैंडर्ड डिवीजन का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, वो वेरियांस को अंडर रूट करके निकाल लेता है अपना आंसर, ठीक है। तो ये जो 10.4 आया वो वेरियांस आया था। तो स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकलेगा? सिंपल है, कहता है कि इसे रूट के अंदर डाल दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। इन लोगों ने 3.22 लिया है, ठीक है, हमने 3.2249 लिया है। बस थोड़ा सा फ़र्क रहता है आंसर के अंदर, लेकिन दोनों आंसर करेक्ट माने जाएंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डेसिमल का फ़र्क रहता है, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। आंसर थोड़ा सा आगे पीछे होगा, पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो पूरे नंबर मिलने हैं, तो ये आपके पास में क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन ने कई बार ऐसा कह रखा होता है कि भाई 2 डेसिमल लेना, 4 डेसिमल लेना, जब वो बता रखता है तो फिर आपको उतना ही लेना है। जैसे कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन ने कहा होगा कि भाई 2 डेसिमल ही लेना, फिर आप 3.2249 लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कहा है कि 2 ही लेना है तो 3.22 ही लेना, ठीक है। तब आपको जो है एग्जैक्ट आंसर लेना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका आगे पीछे नहीं चलेगा। जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली वो बता रहा है कि आपको यही लेना है, तब तो वही लेना है, ठीक है। फिर आप जो है इसे चेंज करेंगे तो आपका आंसर गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन ने नहीं बताया था तो आपका आंसर सही माना जाएगा, आगे पीछे भी होगा तो भी सही माना जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे, आधा भी नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में 3.2249 मैंने लिया, इन लोगों ने 3.22 लाख रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे लाख रुपीज़ मैंने कहा था कि लास्ट में लिख देंगे, ये लिखना रह गया, लाख रुपीज़, ठीक है। ये रुपीज़ आया आपके पास में, लाख रुपीज़। मैंने कहा था ना यहाँ पे 2 लाख 2 लाख 2 लाख ले रहे, ठीक है, लेकिन हम लाख रुपीज़ हर जगह नहीं लिख रहे, लास्ट में एक बार के लिए लिख देंगे लाख रुपीज़ और काम खत्म, चलेगा ऐसा एग्जाम में भी, ठीक है। आईसीएआई ने भी ऐसा ही किया है, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 लाख 2 लाख 2 लाख हमने किए थे, हमने एक तरीके से लास्ट में आंसर निकाला और वहीं पे लिख दिया कि रुपीज़ इन लैक्स, काम खत्म। तो जैसे ही ये आंसर आ गया, बस हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, वार के फॉर्मूले में, और वार का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। इन लोगों ने कैलकुलेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करी है, ठीक है, ये आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप लास्ट आंसर पे देखेंगे। तो वार का फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक है। फॉर्मूला ज़रूर लिखेगा एग्जाम के अंदर, आपको यहाँ पे फॉर्मूला इन लोगों ने नहीं लिखा, लेकिन हमें लिखना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे 23.76। यहाँ पे 72 आ रहा है, बस वो जो डेसिमल का फ़र्क है इस वजह से, ठीक है। आंसर करेक्ट माना जाएगा, जब तक क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली नहीं बताएगा तब ये दोनों ही आंसर मैच करेंगे, आंसर राइट माने जाएंगे और पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी थी, इसलिए आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। लेकिन ठीक है, इन लोगों ने लिखा है, हमारा आंसर यहाँ तक सीमित रहता है और आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।